नमस्कार। कहते हैं कि युद्ध विजेता और पराजित दोनों को घाव छोड़ता है। एक को हार का दुख होता है तो दूसरे को जीतने की कीमत चुकानी पड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्तमान में भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जिसका सीज फायर होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। क्या ये भारत और पाकिस्तान के बीच पहला संघर्ष आतंकवाद को लेकर, या इससे पहले भी संघर्ष हुए? प्रश्न उठता है। क्या इससे पहले सीज फायर नहीं हुआ? ये दूसरा प्रश्न उठता है। और उसके बाद पाकिस्तान ने क्या सीखा? क्या आतंकवादी गतिविधियों पर रोकथाम लगी? बिल्कुल नहीं। तो आज हम नजर डालेंगे ऐसे इतिहास के पन्नों पर जो भारत व पाकिस्तान की गाथा लिखते हैं। भारत व पाकिस्तान जिनका विभाजन 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, उसी संदर्भ में माउंटबेटन योजना आई। और माउंटबेटन योजना आई जिसके तहत भारत व पाकिस्तान को दो डोमिनियन में बांट दिया गया। और भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, उस संदर्भ में आप देखेंगे कि भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र था, अगर हम बात करें भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र था, अगर ये वर्तमान भारत का नक्शा है, तो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र था, यहाँ पर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। और इसके अलावा जो वर्तमान में आप जानते हैं कि जो बांग्लादेश है, ईस्टर्न वाला रीजन है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलाकर वर्तमान में जिसे बांग्लादेश पाकिस्तान कहा जाता है, पश्चिमी पाकिस्तान व पूर्वी पाकिस्तान के रूप में दोनों सामने आए। लेकिन समस्या ये थी उस समय कि भारत व पाकिस्तान के बीच लगभग 562 रियासतें थी। उन रियासतों के ऊपर छोड़ दिया गया था कि वह किसके साथ जाएंगे, वो भारत के साथ जाना चाहेंगे या पाकिस्तान के साथ जाना चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि राजा का जो रुझान जिसके संदर्भ में था, पाकिस्तान के संदर्भ में जिनका था, वो पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते थे, जिनका भारत के प्रति था वो भारत की तरफ जाना चाहते थे। और इस संदर्भ में भारत की जो पहल की वो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो 562 रियासतें थी, उनका एकीकरण हुआ और लगभग पूरे भारत को उन्होंने एकजुट कर दिया। और बात अटकी कहां पर? कश्मीर पर। कश्मीर पर बात क्यों अटकी? क्योंकि अगर आप देखेंगे कश्मीर की लोकेशन ऐसी थी, वो भारत और पाकिस्तान के बीच थी। अब यहाँ पर मुद्दा ये था कि अगर भारत यहाँ पर जबरन दबाव डालता तो पाकिस्तान यहाँ पे सैन्य हस्तक्षेप कर सकता था, और पाकिस्तान अगर यहाँ पे जबरन दबाव डालता जिन्ना के माध्यम से, तो यहाँ पे भारत हस्तक्षेप कर सकता था। और यहाँ पर यहाँ की डेमोग्राफी को समझना जरूरी है कि यहाँ पर परिस्थिति ऐसी थी कि यहाँ की जो आबादी थी वो मुस्लिम आबादी थी, और जो यहाँ के शासक थे वो हिंदू थे। डॉक्टर हरि सिंह वही थे जिनके पूर्वजों को, गुलाब सिंह का नाम आपने सुना होगा, उनको महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर भेजा था। तो उनका शासन यहाँ पे चलता था, और उन्होंने फैसला लिया कि ना तो वो भारत के साथ जाएंगे ना ही पाकिस्तान के साथ जाएंगे, एक स्वतंत्र देश के रूप में रहना चाहेंगे। और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करने से मना कर दिया। अब आखिर ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? ये ऐसा सर्टिफिकेट था, ऐसा कागज था जिसमें हस्ताक्षर करने के बाद एक राज्य भारत की सीमा में मिल जाता था, भारत के जो लोकतांत्रिक भारत का निर्माण था उसमें मिल जाता था, या तो पाकिस्तान में जाना चाहता था तो पाकिस्तान में मिल जाता था। तो उन्होंने मना कर दिया, ना तो वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे ना ही भारत के साथ आना चाहते थे। लेकिन यह बात पाकिस्तान को हजम नहीं हुई, और यही बात भारत व पाकिस्तान के बीच पहले युद्ध का कारण बनी। बात है 1947-48 की, जब पहला भारत पाक युद्ध हुआ। उस समय पाकिस्तान को पता था कि अगर वो सीधे सेना को भेजता है तो कहीं ना कहीं भारत की जो इन्वॉल्वमेंट है वो हो जाएगी, ब्रिटेन की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, क्योंकि कहीं कहीं ब्रिटेन मध्यस्थता कर रहा था अभी भी। तो पाकिस्तान ने कबायलियों के रूप में सेना भेजनी शुरू की, और वो बेसिकली जम्मू कश्मीर आने लगे, कश्मीर में घुसपैठ की, और तत्काल उन्होंने एक संकट खड़ा कर दिया और वहाँ पर अस्थिरता उत्पन्न कर दी। और अस्थिरता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो वहाँ के राजा थे उनकी शक्तियों के बाहर मामला चला गया, उनके नियंत्रण से मामला बाहर चला गया, और उन्होंने इस संदर्भ में भारत सरकार से मदद मांगी। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने अपना बड़ा हृदय दिखाया और मदद करने के लिए आगे आए। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये था कि क्या भारत डायरेक्टली मदद कर सकता है बिना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के? तो यहाँ पर बात फंस गई। इस संदर्भ में डॉक्टर हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किए और भारत में विलय को स्वीकार किया। भले ही यहाँ पर मुस्लिम आबादी थी, लेकिन जो मेजॉरिटी आबादी थी वो भारत में आना चाहती थी। उसका रीजन ये था कि यहाँ पे जो मुस्लिम आबादी थी उसके प्रमुख नेता थे शेख अब्दुल्ला, जिनके बारे में आप शायद सुना हो, आपने उमर अब्दुल्ला के बारे में सुना होगा। उमर अब्दुल्ला के दादाजी थे, उमर अब्दुल्ला के जो पिताजी थे फारूक अब्दुल्ला, और उनके जो पिताजी थे शेख अब्दुल्ला थे।
वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अच्छे मित्र थे और कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में एक मूवमेंट भी चल रहा था और वो मूवमेंट इसलिए था कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ विलय हो जाए। राजा हरी सिंह मान गए, शेख अब्दुल्ला मान गए और जो पाकिस्तान था उसका विलय हो गया भारत के साथ। भारत साथ विलय हो गया और भारतीय सेना ने श्रीनगर में तैनाती और लड़ाई का मोर्चा भारतीय सेना ने संभाला और 1949 तक आते आते आप देखेंगे पाकिस्तान की जो सेना है यहाँ तक आ चुकी थी और भारत ने खदेड़ना शुरू किया। और चूंकि भारतीय सेनाओं की भी मृत्यु हो रही थी, जैसा कि मैंने शुरुआत की थी और मैंने कहा था कि युद्ध भीषण परिणाम लाता है, विजेता के लिए भी और हारने वाले के लिए भी। तो यहाँ पर यूएन के पास जाना उचित समझा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और युद्ध विराम घोषित किया, क्योंकि उस समय प्रावधान था कि अगर युद्ध विराम होता है उसके बाद रेफरेंडम होता है, अर्थात जो जनता है वहां की उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वह भारत के साथ जाएगी या पाकिस्तान के साथ जाएगी। तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐसा लगा कि यूएन जाएंगे और सीज फायर होने के बाद ऐसा जनमत संग्रह होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उस दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां थी कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान का जो समाधान है उसको नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि यहाँ पे संघर्ष बना रहे, जिससे जो उनकी जो सहभागिता है यहाँ पर बनी रहे, उनका महत्व यहाँ पे बना रहे। और ये तत्कालीन जो व्यवस्था थी, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसे डिक्लेयर किया गया। सीज फायर के दौरान जो सीमा निर्धारित किया गई उसे एलओसी कहा जाता है अभी भी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और वो जो भाग पाकिस्तान कब्जे में रह गया उसको पीओके बोला जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और जो भाग भारत में आ गया वो भारत कश्मीर है। तो चूंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में दस्तखत किए थे, इसलिए लीगली पाकिस्तान का जो पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर कब्जा किया वो भारत को बिलोंग करता है। लेकिन 1949 में युद्ध विराम हो गया और बाद में जो संघर्ष था यहाँ पर रुक गया और ये हुई पहला युद्ध जो हुआ, उसके बाद समझौता हुआ। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कोई इसका ठोस परिणाम नहीं निकला, क्योंकि अगले युद्ध में वही बात आपको याद आएगी। फिर देखेंगे आपकी 10 से 15 साल बाद ऐसी स्थिति फिर से निकल के सामने आती है 1965 में, जहां पर पाकिस्तान को फिर से एक बार लालच है कहीं ना कहीं कि जो पाकिस्तान जो कश्मीर वाले रीजन है उसको भारत से ले। उस दौरान शीत युद्ध चल रहा था, विश्व में शीत युद्ध चल रहा था और शीत युद्ध में दो महाशक्तियों के बीच था, यूएसएसआर के बीच में और यूएस के बीच में। इन दोनों शक्तियों की खासियत थी कि वो दोनों शक्तियां देशों को अपनी तरफ खींच रही थी। यूएसएसआर अपनी तरफ खींचना चाह रहा था, यूएस अपनी तरफ खींचना चाह रहा था, लेकिन भारत ने ना तो यूएस के पक्ष में जाना उचित समझा, ना यूएसएसआर के पक्ष में जाना उचित समझा, और भारत ने एक ग्रुप बनाया जिसे गुट निरपेक्ष ग्रुप या नाम बोला जाता है, नॉन अलायंस मूवमेंट। और ये नॉन अलायंस मूवमेंट ऐसे देशों का समूह था जिसमें यूगोस्लाविया, इजिप्ट, भारत, इंडोनेशिया के बड़े बड़े लीडर शामिल हुए और उन्होंने फैसला किया कि हम एक तीसरा ग्रुप बनाएंगे जो किसी भी ग्रुप में नहीं रहेगा, क्योंकि जो विश्व था ये कहीं ना कहीं परमाणु होड़ की तरफ बढ़ रहा था। आपको पता है कि 6 अक्टूबर 1945 को 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान में परमाणु बम गिराए थे और उसके बाद विश्व युद्ध की समाप्ति तो हो गई थी, लेकिन जो संघर्ष था वो शीत युद्ध का उसी दौरान शुरू हो गया था। अमेरिका जहां परमाणु शक्ति संपन्न हो गया था, वहीं रूस को अमेरिका से खतरा हो गया था। और ये जो लगातार आप देखें लगभग 40 वर्षों तक 1990 तक शीत युद्ध ही चलता रहा। शीत युद्ध से इसलिए बोला जाता है कि इसमें हथियारों को लेकर दोनों सेनाएं सामने नहीं आई, सिर्फ अंदर ही अंदर ये युद्ध चलता रहा। फिर बात आती है यहाँ पे 1965 की। 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया। ऑपरेशन जिब्राल्टर का मकसद था, पाकिस्तान कश्मीर में घुसपैठ किया था और उसमें उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया, जिसका उद्देश्य था कि भारत को आंतरिक संघर्ष में उलझाना, भारत को इतना अस्थिर कर देना कि भारत अपने आप में टूट जाए। तो ये ऑपरेशन जिब्राल्टर चला और ये 1965 में जो पाकिस्तान था वो यूएस के खेमे में था। यूएस उसको मिलिट्री हेल्प करता था, फंड देता था, तो कहीं ना कहीं उसकी जो शक्तियां थी काफी ज्यादा थी। हालांकि भारत के संदर्भ में उतनी शक्तियां नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आप देखें अच्छा फंड मिल रहा था, जिससे जो एक सैन्य शक्ति के रूप में पाकिस्तान उस टाइम पे निकल के आया और नॉन नाटो अलायंस बना। नॉन नाटो अलायंस बेसिकली उनको बोला जाता है जिनका अमेरिका के साथ बहुत अच्छा संबंध होता है, सैन्य संबंध होता है, लेकिन वो नाटो के नहीं होते। नाटो बेसिकली एक ग्रुप है वेस्ट कंट्रीज का जो बात करता है कि अगर किसी भी एक देश पर हमला होता है तो पूरे नाटो ग्रुप पर हमला माना जाएगा। ये नाटो ग्रुप होता है जिसमें यूरोपियन यूनियन के लगभग 30 देश के आसपास, यूएस के, कनाडा, ये सब शामिल हैं। और नॉन नाटो अलायंस एक बहुत ही करीबी जो दोस्त होते हैं अमेरिका के, उनको अमेरिका दर्जा देता है। तो यहाँ पर ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ, पाकिस्तान का समर्थन वहाँ पे अमेरिका उस टाइम पे कर रहा था। भारत ने जवाबी कार्रवाई की। भारत ने जम्मू कश्मीर में भारत की जो शक्ति थी वो कमजोर थी, तो भारत ने पंजाब में शुरू किया। भारत की सेना लाहौर तक कब्जा करने के लिए सक्षम हो गई और यहाँ पर मामला बाद में आता है और बाद ये युद्ध 22 दिनों तक चलता है और इसके बाद समझौता होता है, ताशकंद समझौता।
ताशकंद जो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है, पहले यह देश नहीं था, पहले यूएसएसआर का पार्ट था। यूएसएसआर इसमें मध्यस्थता करता है और चाहता है कि भारत पाकिस्तान में युद्ध समाप्त हो जाए। जिस तरह से आज यूएस मध्यस्थता कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में, उसी तरह से ताशकंद समझौते के दौरान यूएसएसआर ने, या वर्तमान में जो रूस जिसे कहते हैं, उसने मदद की, उसने बेसिकली समझौता करवाया और उसी दौरान 1966 में इस युद्ध को समाप्त किया गया। और कहते हैं कि ताशकंद में ही शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। अब आप देखिए यहाँ पे समझौते का भी नकारात्मक परिणाम यह निकल के सामने आया, भारत को बहुत सारी जनधन हानि उठानी पड़ी। कृषि, जहाँ पे हम विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे थे और भारत जो वर्तमान में चीन से पीछे है, उसके कहीं ना कहीं कारण ये था कि इतने ज्यादा युद्धों में हमने इन्वॉल्वमेंट अपनी हो गई हमारी, जो हमें अर्थव्यवस्था को हमारी पीछे ले गया, हमारी अर्थव्यवस्था के विकास को पीछे ले गया। तो यहाँ पर फिर से युद्ध नकारात्मक परिणाम लेके आया। भले ही भारत जीता, लेकिन भारत में बहुत जनधन हानि हुई उस दौरान, अकाल भी पड़े। और उसी दौरान आप देखें, युद्ध के दौरान ही आप देखेंगे कि जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी ने दिया। भारत उस दौरान विकास की गति पकड़ रहा था, हरित क्रांति जैसी पहल शुरू हो रही थी, लेकिन ये युद्ध ने भारत को फिर से 5 वर्ष 10 वर्ष पीछे धकेल दिया। बात यहीं तक नहीं है, 1965 में युद्ध हुआ, उसके बाद आता है 1971 का दौर। 1971 का ऐसा दौर था जो बांग्लादेश के निर्माण का दौर माना जाता है। पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान था, जो भारत के पश्चिमी हिस्से में वर्तमान में है, और पूर्वी पाकिस्तान जिसे वर्तमान में बांग्लादेश कहा जाता है, दोनों एक ही हुआ करते थे। और उस दौरान ऐसी परिस्थिति आ गई, पाकिस्तान में चुनाव हुए और शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के नेता थे, उन्होंने चुनाव जीत गए। और जो पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान, वो उसने उन्हें स्वीकार नहीं किया, बंगाली थे, बांग्लादेश के थे, और उन्हें जेल में डाल दिया। तो यहाँ पर बांग्लादेश में लोगों ने आंदोलन कर दिया, और जिस संदर्भ में जो पाकिस्तान की जो सेना थी, उसने यहाँ पे अत्याचार करना शुरू कर दिया, जनसंहार करना शुरू कर दिया, और लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आ गए। अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे, तो भारत का नक्शा यहाँ पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो बांग्लादेश है, भारत 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। पश्चिम में पश्चिम बंगाल पड़ता है और पूरब में नॉर्थ ईस्ट है। तो जो पूर्वी पाकिस्तान से पलायन हो रहा था, वो भारत की तरफ होने लगा, और भारत के लिए शरणार्थी संकट की परिस्थिति उत्पन्न हो गई। भारत ने हस्तक्षेप करते हुए मुक्ति वाहिनी को समर्थन शुरू किया। मुक्ति वाहिनी एक ऐसी सेना थी जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको समर्थन करती थी। मुक्ति वाहिनी सेना को मदद करके भारत ने बांग्लादेश को यहाँ पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्मित किया, और भारत ने उस दौरान 93,000 पाकिस्तान सैनिकों को बंदी बनाया, और इनको छुड़ाने के लिए एक समझौता हुआ, शिमला समझौता। शिमला समझौता ऐसा समझौता था, पूरे विश्व में कभी ऐसा समझौता नहीं हुआ था जिसमें 90,000 की मात्रा में सैनिक बंदी बनाए गए हैं। कोई भी ऐसा युद्ध नहीं हुआ था। विश्व युद्ध की त्रासदी दुनिया ने देखी थी, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में सैन्य की बंदी नहीं हुई थी। शिमला समझौते के तहत भारत ने बिना किसी शर्त के इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान की जो सेना थी उसको फ्री कर दिया। ऐसा माना जाता है कि उस दौरान उनके पास मौका था कि वो पाकिस्तान का जो हिस्सा था उसे, वो जिसे पॉक बोला जाता है, पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर बोला जाता है, उसे भारत ले सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने ऐसी शर्त नहीं रखी। कहीं ना कहीं भारत ने बड़ा दिल दिखाया और सोचा कि आगे चल के ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी, लेकिन भारत इस बात से अनजान था कि ये परिस्थिति लगातार होती रहेगी। हमने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात मानी, लेकिन विश्व ने या भारत के पड़ोसियों ने नहीं मानी। लेकिन क्या करें, अटल बिहारी वाजपेयी का एक स्टेटमेंट है कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये आपके साथ हमेशा होता है। 1971 में आप देखेंगे भारत पाक युद्धों की रणनीति के बारे में देखें तो भारत की सेना ने हर युद्ध में रणनीतिक सामूहिक बल का प्रयोग किया, चाहे कोई भी युद्ध हो। पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों में लड़ाइयाँ लड़ी, भारत को विशाल जनधन हानि का सामना करना पड़ा, आर्थिक रूप से नुकसान का सामना करना पड़ा, लोकतांत्रिक रूप से भी नुकसान का सामना करना पड़ा, चुनाव व्यवस्था डिले हुई और बहुत सारी समस्याएं निकल के सामने आई। तो इसने फिर से एक संकट उत्पन्न किया। अब अगर हम बात करें ये युद्ध यहीं समाप्त हुए क्या, नहीं। आपको पता होगा कि कारगिल युद्ध के बारे में आपको पता होगा। कारगिल युद्ध, भारत का जो आप मैप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का जब आप मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जम्मू कश्मीर का मैप, यहाँ पर जो ये वाला रीजन है, ये लद्दाख का रीजन है जिसे चाइना ने कब्जा किया 1962 में, और ये वाला रीजन है जिसे पाकिस्तान ने पीओके के रूप में कब्जा करके बैठा है। ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर को पहले आपस में ऐसी संधि थी भारत पाकिस्तान के बीच कि कोई भी सेना वहाँ नहीं रही, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन वहाँ पे होती है। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर धीरे धीरे अपनी सेना भेजना शुरू कर दिया, धीरे धीरे सेना भेजना शुरू किया। भारत को पता चला, फिर भारत को ऊंचाई में ऑपरेशन विजय चलाना पड़ा। यहाँ पे सियाचिन पे टॉप पे पोजीशन थी पाकिस्तान सेना की, और ऊपर से नीचे की तरफ हमला करना बहुत आसान होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना बहुत कठिन होता है।
और इस दौरान हमें जब सियाचिन कब्जा करने के लिए बहुत सारी सेना की मृत्यु हुई। बाद में हमने कब्जा कर लिया सियाचिन पर, क्योंकि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे हम चीन के साथ साथ पाकिस्तान दोनों पर नजर रख सकते थे, क्योंकि दोनों के साथ हमारा युद्ध हो चुका था। तो दोनों पे नजर रखना कहीं ना कहीं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। और यहाँ पर हमने कारगिल विजय प्राप्त किया, ऑपरेशन विजय, जिसे कहा कि ऑपरेशन विजय के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन क्या ये सच में विजय थी या आर्थिक हानि थी? सैन्य विजय और आर्थिक हानि थी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जितने भी युद्ध लड़े गए उसमें भारतीय सेना ने विजय तो प्राप्त की, लेकिन भारतीय राष्ट्र ने आर्थिक हानि का नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ा। अब हम बात करेंगे वर्तमान में जो युद्ध हुआ, वर्तमान में जो संघर्ष हुआ। ये संघर्ष आज का नहीं है, ये संघर्ष 2000 से लेकर सन 2000 से लेकर 2025 के बीच में जो भी गतिविधियां हुई उसका एक विस्फोट था। कहते हैं ना कि बबल एक फट जाता है, एक बबल होता है उसमें एक रेजिस्टेंस होता है, और जब बबल फुल हो जाता है तो फट जाता है। वही था पाकिस्तान के खिलाफ। आप देखेंगे कि 2001 में संसद में हमला हुआ। संसद में हमला हुआ, हमने पाकिस्तान को सबूत दिया कि ये आतंकी हमला किस तरह से पाकिस्तान के जो लोग थे उसमें इन्वॉल्वमेंट थी, पाकिस्तान के आतंकवादियों की इन्वॉल्वमेंट थी। फिर बाद में आप देखेंगे पाकिस्तान ने इस पर कोई कदम नहीं उठाए। 2008 आता है, 2008 में मुंबई अटैक होता है। मुंबई अटैक में आपको पता हो कि लगभग 100 लोगों की मृत्यु हो गई। ताज होटल पे अटैक हुआ, अबेरॉय होटल पे अटैक हुआ, रेलवे स्टेशन पे अटैक हुआ, कसाब को फांसी दी गई, सबूत सौंपे गए कागज के रूप में, लोगों के रूप में। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने कोई कदम आतंकवाद के खिलाफ नहीं उठाए। जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा जैसे संगठन पाकिस्तान में लगातार सक्रिय रूप से कार्य करते रहे। और बाद में होता है, यहां पर आप देखेंगे उरी अटैक होता है। इसके अलावा पुलवामा जैसी घटना होती है जहां पर आप देखेंगे 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए और लगभग 300 केजी आरडीएक्स का इस्तेमाल करके एक सैन्य गाड़ी को उड़ा दिया गया। उसके बाद भारत ने दोनों युद्ध, उरी और पुलवामा दोनों के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक में का जो परिणाम रहा बहुत सीमित रहा, बहुत ज्यादा क्षति नहीं उठानी पड़ी। यही कारण रहा कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर में इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ा। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, तो हम आएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर बेसिकली आपने पहलगाम का नाम सुना होगा, जो कहते हैं कि जो कश्मीर है वो भारत का स्विट्जरलैंड है, इतना खूबसूरत है। सरकार ने 371 धारा को समाप्त किया और उसके बाद जो टूरिज्म है पाकिस्तान का बढ़ता चला गया। आप अगर आंकड़ों पर आए तो आप पाएंगे लगभग 35 लाख टूरिस्ट 2025 में गए। इससे पहले 22 लाख टूरिस्ट 2024 में गए, जो 25 लाख की संभावना थी। फिर 2021 में आप आएंगे 10 लाख टूरिस्ट। तो लगातार जो टूरिज्म है जम्मू कश्मीर का बढ़ता जा रहा था, लोगों के अंदर जो प्रेम है वो भी बढ़ता जा रहा था। कहीं ना कहीं रोजगार की संभावना बढ़ती जा रही थी, चाहे होटल के संबंध में हो, चाहे दुकान, जो छोटी छोटी रेडी चलती हैं, दुकान चलती है, उनके संदर्भ में हो। लेकिन जो आतंकी गतिविधियां हैं पाकिस्तान की, उनको ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने पहलगाम में धर्म पूछ कर मारा कि जो भी नॉन मुस्लिम थे उन सभी को पाकिस्तान के जो आतंकवादियों ने उन्हें मारा। बाद में भारत को ऑपरेशन चलाना पड़ा और ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा, क्योंकि इसमें कुछ नए जोड़ों की भी मृत्यु हुई थी जो वहां घूमने गए हुए थे जम्मू कश्मीर। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें भारत ने पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए टैक्टिक्स अपनाई। एयर, नेवल, थल सेना तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो सीडीएस के नेतृत्व में अब हुआ है। अगर आप देखेंगे पहले क्या होता था, थल सेना, जल सेना, वायु सेना के बीच कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होता था, लेकिन सीडीएस का पद बनाया गया। बेसिकली तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेशन बेहतर हो पाए और कमांड डेवलप की जा सके। ऐसी कमांड हो जैसे नदन कमांड, सदन कमांड हो, जिसमें तीनों सेनाओं का कॉम्बिनेशन हो और एक दूसरे के रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर पाए। और भारत ने बुरी तरह से पाकिस्तानी जो टेरर अड्डे थे, आतंकी अड्डे थे, उनको नुकसान पहुंचाया। साथ ही साथ जब मिलिट्री का रिटेलिएशन हुआ वहां से, तो भारत ने उसके खिलाफ भी रिटेलिएट किया और उनको नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो लेकिन भारत के पास बहुत कुछ है। भारत की अर्थव्यवस्था अगर आप देखें 5वें स्थान पर है, परचेस पावर पैरिटी में भारत 3रे स्थान पर है। परचेस पावर पैरिटी अर्थात जो क्षमता है भारत की 3रे स्थान पर है। लेकिन आप देखेंगे कि इन युद्धों का नकारात्मक परिणाम आपको कैसे दिखाई देता है। आप सिपरी की रिपोर्ट देखेंगे। सिपरी क्या है? बेसिकली ऐसी रिपोर्ट है जो बात करती है कौन से देश कितना हथियार खरीद रहे हैं। उसमें भारत टॉप 5 में चल रहा है। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था का लगभग 3% के आसपास रक्षा व्यय में, बड़े बड़े हथियार खरीदने में, S-400 जैसे उपकरण, डिफेंस सिस्टम खरीदने में खर्च करना पड़ता है। और जिससे जो बजट है हमारा कहीं ना कहीं जो शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति कम होता जाता है। रक्षा जरूरी है, लेकिन एक स्थायी समाधान की भी आवश्यकता यहां पर दिखाई देती है।
क्योंकि युद्ध के परिणाम हमेशा नकारात्मक होते हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं 5 साल पीछे चला गया, वैसे ही बहुत पीछे चल रहा था और 5 साल पीछे चला गया, लेकिन भारत को भी अब देखेंगे नकारात्मक रूप से प्रभाव झेलने पड़ेंगे, चाहे आप मुद्रास्फीति के संदर्भ में देखें, महंगाई के संदर्भ में देखें, तो यहाँ पर चीज़ें इस तरह से होती हैं। अब अगर आप बात करें तो आप पाएंगे कि इसके अन्य क्या परिणाम होते हैं। आपने देखा सैन्य प्रभाव, आपने देखा कि सैन्य प्रभाव जैसे जैसे भारत पाकिस्तान बीच तनाव बढ़ता गया, भारत परमाणु की तरफ बढ़ता गया, परमाणु जो हथियार की तरफ बढ़ता गया, भारत ने परमाणु हथियार का विकास किया, ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा भी भारत ने चलाया, फिर पाकिस्तान ने भी इस संदर्भ में परमाणु बम का विकास किया। तो देखिए युद्ध के बाद जो समझौते हो रहे हैं कभी भी स्थायी समाधान नहीं पहुंच रहे हैं। तो क्या आज क्या आवश्यकता है? आज आवश्यकता है स्थायी समाधान की, ना कि अस्थायी समाधान की, क्योंकि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, आपको पता है, दोस्त बदल सकते हैं। स्थायी समाधान की आवश्यकता है, दोनों को बैठ के बात करने की आवश्यकता है, और साथ ही आतंकी जो गतिविधि हैं उनके संदर्भ में कदम उठाने की आवश्यकता है। ये तो बात हो गई द्विपक्षीय कदमों की। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो आज की डेट में ठंडे बस्ते पर जा चुके हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे सार्क हो, चाहे ब्रिक्स हो, कोई भी खुल के यहाँ पे सामने नहीं आ पाते हैं। इन संगठनों को मिलकर पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने की आवश्यकता है कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं और 1000 से ज़्यादा ऐसे टेररिस्ट जो यूएन द्वारा भी बैन हैं वो पाकिस्तान में बसे हुए हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा ये जो परिणाम है आगे चल के बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये परिणाम, ये जो सीज फायर है ये परमानेंट एक तरह से सीज फायर रहे, आगे चल के फिर युद्ध हो सकता है, फिर आतंकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तो कब तक आखिर नकारात्मक प्रभाव को समाज झेलेगा? तो बात है यहाँ पे स्थायी समाधान की। आपको अगर कुछ लगता है इस संदर्भ में तो आप भी यहाँ पे टिप्पणी कर सकते हैं। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।